गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हम गैस फील्ड डिटेक्टर अपन ने पढ़ लिया था, उसका जो आयनन कक्ष था वो देख लिया था, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है वो भी देख लिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उसमें जो आपके पास एक ग्राफ बनता है जिसमें एक आयनन धारा और एक साइड में क्या है, आरोपित वोल्ट था। यानी जो वोल्टेज अपना उच्च वोल्टा सोर्स लगा हुआ था, वहाँ से यदि वोल्टा को चेंज करते जाए तो आप जानते हो कि उसमें जब वोल्टा अपन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसमें जो आयनन कक्ष में या आयनन प्रकोष्ठ में जो आवेश है उनकी संख्या, उत्पन्न होने की संख्या बढ़ती है। और जब उत्पन्न होने की संख्या बढ़ती है तो अपन कह सकते हैं कि एक तरह से धारा का मान भी बढ़ता है। तो ये धारा जो मेजर करते हैं, उसी धारा के बीच में मैंने एक तो जिसे बोलते हैं अपन आयनन धारा, आयनाइजेशन करंट, तो आयनन धारा और मैंने आरोपित वोल्टा वी के बीच में आपके सामने क्या बनाया है, ग्राफ बनाया है। तो देखो मैंने यहाँ पे लगभग 5 वोल्ट डिसाइड किए, V0 से स्टार्ट किया था, V1, V2, V3, V4 और V5। इस तरीके से मैंने क्या किया, इस ग्राफ को 5 भागों में डिवाइड किया है। क्या किया है, 5 भागों में डिवाइड किया है। तो जो इसमें आपको 6 भाग दिख रहे हैं, बट इसमें अपने पास जो अपन को पार्ट पढ़ने हैं वो कितने पढ़ने हैं, 5। ये वाला एक एक्स्ट्रा है। अब देखो इसमें जो सबसे पहले तो जो 5 भाग हैं इनके नाम क्या क्या है। तो जो आपके पास फर्स्ट भाग है, फर्स्ट भाग का नाम है पूर्ण योजन क्षेत्र। क्या है आपके पास, पूर्ण योजन क्षेत्र, यानी रिकॉम्बिनेशन रीजन। यानी क्या है आपके पास, रिकॉम्बिनेशन रीजन, यानी इसका फर्स्ट नाम है आपके पास पूर्ण योजन क्षेत्र। सेकंड नाम है आपके पास जो मैंने वहां पे लिखा हुआ है आयनन कोष्ठ क्षेत्र, यानी आयनाइजेशन क्षेत्र, चैम्बर रीजन। क्या, आयनन कोष्ठ क्षेत्र। थर्ड है आपके पास आनुपातिक क्षेत्र, जिसे बोलते हैं अपन प्रोपोर्शनल रीजन। क्या बोलते हैं, जिसे अपन प्रोपोर्शनल रीजन। नेक्स्ट है आपके पास सीमित आनुपातिक क्षेत्र। तो ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र ऑलमोस्ट सेम होता है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल एक बात का डिफरेंस है। तो ये जो आनुपातिक क्षेत्र है ये सीमित आनुपातिक क्षेत्र है। क्लियर। इसके बाद ये क्या है आपका गाइगर क्षेत्र है, जिसे बोलते हैं गाइगर रीजन। और ये वाला है आपका अविरत विसर्जन क्षेत्र। क्या है, अविरत विसर्जन क्षेत्र। तो अपन को तो केवल ये 5 नाम याद रखनी है। फर्स्ट क्या हो गया, पूर्ण योजन क्षेत्र। ये क्या हो गया आपके पास, आयनन कोष्ठ क्षेत्र, आनुपातिक क्षेत्र, सीमित आनुपातिक क्षेत्र और गाइगर क्षेत्र। 5 नाम याद हो जाने चाहिए पहले। पूर्ण योजन क्षेत्र, आयनन प्रकोष्ठ क्षेत्र, आनुपातिक क्षेत्र, सीमित आनुपातिक क्षेत्र और गाइगर क्षेत्र। तो इस तरीके से मैंने क्या ग्राफ को 5 भागों में डिवाइड कर दिया। अब हर भाग में होता क्या है उसकी बात करते हैं। जब मैंने आरोपित वोल्टा V और आयनन धारा के बीच में क्या बनाया, ग्राफ बनाया, कैसे वोल्टेज को चेंज करते हुए। तो सबसे पहले मेरा जब वोल्टेज कम था, क्या था, मेरा वोल्टेज सबसे कम था यानी V1 था। तो जब 0 से V1 के बीच में मेरा वोल्टेज था, तो वहां पर जो अपन को करंट मिला, वो करंट देखो मैंने यहाँ पे 2 ग्राफ बनाए हैं, 2 एनर्जी लेते हुए E1 और E2। तो यहाँ पे मैंने जो ग्राफ बनाया वो आपका इस तरीके से बन रहा है, यानी एक टाइप से ये क्या बता रहा है, एक परवलयिक रूप आपको बता रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस टाइप से आपको क्या लग रहा है कि इसमें जो बढ़ रहा है ऊर्जा क्या बढ़ रही है, एक रूप से बढ़ रही है। ठीक है। उसके बाद मैं जब वोल्टेज को बढ़ाता हूँ, वोल्टेज को बढ़ा के मैं कहाँ आता हूँ, V1 से V2 में आता हूँ, यानी किस रीजन में आ जाता हूँ, आयनन कोष्ठ क्षेत्र में आ जाता हूँ। जब मैं आयनन कोष्ठ क्षेत्र में आता हूँ तो यहाँ पे क्या देखता हूँ कि ये जो करंट है वो क्या होती है, एक सैचुरेशन रीजन में आ जाती है, संतृप्त अवस्था में आ जाती है। तो ये जब संतृप्त अवस्था में आ जाती है, ये भी संतृप्त अवस्था में आ जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या लग रहा है, लगभग आपको एक सीधी सी लाइन दिख रही है, एक सीधी सी लाइन दिख रही है, यानी कांस्टेंट को व्यक्त करता है। इसे बोलते हैं अपन सैचुरेशन करंट। फिर अपन जब इससे आगे और थोड़ा वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इसका जो करंट होता है वो क्या होता है, क्षरघातांकी रूप से बढ़ने लगता है। क्या होता है, क्षरघातांकी रूप से बढ़ने लगता है। तो मैंने बताया कि ये जो आनुपातिक क्षेत्र है और सीमित आनुपातिक क्षेत्र है, इसमें जो करंट होगा वो क्या होता है, क्षरघातांकी रूप से बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, करंट क्षरघातांकी रूप से बढ़ता है। उसके बाद आता है आपके पास किसमें, गाइगर क्षेत्र। गाइगर क्षेत्र में आने के बाद ये जो 2 एनर्जी के ग्राफ आ रहे थे वो एक ही एनर्जी में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो 5वां रीजन है वो क्या है, गाइगर रीजन कहलाता है। और यहाँ पर आने के बाद जो इसके आगे जो करंट जा रहा है वो क्या जा रहा है, फिर अविरत विसर्जन रीजन में जा रहा है, जिसका कोई अपन मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो वो क्या हो जाता है, एक रीजन से बाहर चला जाता है। क्लियर। तो ये एक टाइप से आपके पास 5 भाग थे। अब एक एक भाग को लेकर अपन एक एक भाग के बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, पूर्ण योजन क्षेत्र की, यानी रिकॉम्बिनेशन रीजन की। तो सबसे पहले आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें जो आपके आरोपित वोल्टा जो V लगा रखा है वो बिल्कुल न्यूनतम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, आपके पास न्यूनतम होना चाहिए। यानी मैं बात करूँ इसके वोल्टेज की, तो इसका वोल्टेज V से क्या होना चाहिए, V1 से लेस देन होना चाहिए। यानी जो इसके आरोपित वोल्टा का मान है वो क्या होना चाहिए, V1 से कम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, जब आपने क्या किया, जब वोल्टेज को V1 से कम किया, क्या किया, वोल्टेज को V1 से कम किया। और गैस फील्ड डिटेक्टर में क्या होता है कि जब मैंने वोल्टेज कम दिया,
क्या दिया, वोल्टेज कम दिया। वोल्टेज कम दिया इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो उत्पन्न होने वाले चार्ज है, जो गैस के अणु में आयनीकरण हो रहा है, आयनीकरण से जो उत्पन्न होने वाले चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, जो भी आप पॉजिटिव चार्ज है या फिर क्या है आपके पास जो भी नेगेटिव चार्ज है, उनकी संख्या क्या होगी, कम होगी। बताओ उनकी संख्या कम होगी। संख्या कम क्यों होगी, क्योंकि अपन ने वोल्टेज क्या लिया है, बहुत ही कम लिया है। जब वोल्टेज कम लेते हैं तो इनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, इनकी संख्या कम होती है। और जब इनकी संख्या कम होती है तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे से क्रिया करते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव जब एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो आगे आपका क्या बनता है, उदासीन परमाणु या अणु का निर्माण कर लेते हैं। क्या बन जाते हैं, उदासीन परमाणु या अणु का निर्माण कर लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे बताओ कोई, जब आपने यहाँ पे वोल्टेज V1 से कम लगाया, क्या हुआ, जो उत्पन्न आयनीकरण के द्वारा जो उत्पन्न होने वाले आवेश थे वो क्या हुए, बहुत ही कम मात्रा में उत्पन्न हुए। जब कम मात्रा में उत्पन्न हुए पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। और जब वोल्टा का मान कम है तो वो क्या करेंगे, वो एक तरह से उदासीन परमाणु बना सकते हैं ये दोनों मिलकर। और जब आपके पास उदासीन परमाणु बन जाता है, उदासीन अणु बन जाता है, तो क्या बताऊं मुझे उस चैम्बर में क्या धारा प्रवाहित होगी, क्या नहीं होगी। क्योंकि यदि ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव, यदि ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज यदि बहुत सारे होते, जब तो इनका ये क्या होते, एक दूसरे की ओर गति करते, यानी ये एनोड की जाते, ये कैथोड की ओर जाते, और उनमें आवेश का प्रवाह होता, और आवेश का प्रवाह होता तो हमें क्या मिलती, करंट मिलती। अब यहाँ पे जब ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, मतलब ऐसा कोई यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो रहा, ये तो क्या बना रहा है, यहाँ पे उदासीन बना रहा है। जब उदासीन बना रहा है तो क्या उदासीन से करंट प्रवाहित हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। यानी मैं कह सकता हूँ कि देखो, ऐसा भी नहीं मान सकते कि बिल्कुल करंट प्रवाहित नहीं होगा। अपन यहाँ पे ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज बहुत ही कम संख्या में उत्पन्न हो रहे हैं, तो जरूरी भी नहीं है कि सभी चार्ज उत्पन्न हो रहे हैं वो सभी उदासीन हो जाए। कुछ हल्के फुल्के चार्ज आपके रहेंगे, तो उसके कारण क्या आएगा, जो अमीटर होगा या जो धारा आएगी उसमें विक्षेप आएगा, पर हल्का सा आएगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं कि कौन सी धारा विकसित होती है, अल्प धारा विकसित होगी। क्या होगी, अल्प धारा विकसित होगी। और जब अल्प धारा विकसित होती है तो अपन कह सकते हैं कि उसमें जब अल्प धारा विकसित हो रही है तो ये जो आने वाली रेडिएशन है उसका डिटेक्टर नहीं कर सकता, यानी इसको गैसीय संसूचक के प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। क्या, इसको गैसीय संसूचक के प्रयोग में नहीं ले सकते, के प्रयोग में नहीं ले सकते, यानी इस रीजन में तो ये वाला कोई काम का नहीं है, ये कोई भी डिटेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि इस रीजन में क्या होता है, पुनर्योजन क्षेत्र। रिकॉम्बिनेशन का मतलब भी वही होता है कि जो भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इंटरेक्ट होकर क्या बना लेते हैं, उदासीन बन जाते हैं। उदासीन जब बन जाते हैं तो उसमें क्या होता है, अल्प धारा विकसित होती है, और अल्प धारा विकसित होने के कारण इसका उपयोग नहीं किया जाता किसमें, गैस फील्ड डिटेक्टर में। तो पहले अपन इसके बारे में लिखते हैं, फर्स्ट रीजन के बारे में, एक एक करके अपन को पांचों रीजन के बारे में देखना है। तो सबसे फर्स्ट लिखिए आप, फर्स्ट लगाइए आप पुनर्योजन क्षेत्र, रिकॉम्बिनेशन रीजन, और इसमें लिखिए कि इस क्षेत्र में आरोपित वोल्टा का मान, इस क्षेत्र में आरोपित वोल्टा का मान बहुत कम V लेस देन V1 होने के कारण, इस क्षेत्र में आरोपित वोल्टा का मान बहुत कम V लेस देन V1 होने के कारण आयनकारी कण द्वारा उत्पन्न आयन युग्म, आयनकारी कण द्वारा उत्पन्न आयन युग्म संयोजित हो जाते हैं। इस क्षेत्र में आरोपित वोल्टा बहुत कम V लेस देन V1 होने के कारण आयनकारी कण द्वारा उत्पन्न आयन युग्म संयोजित हो जाते हैं और उदासीन परमाणु या अणु बना लेते हैं, और उदासीन परमाणु या अणु बना लेते हैं, जिससे इस क्षेत्र में आयनन धारा का मान अल्प प्राप्त होता है, जिससे इस क्षेत्र में आयनन धारा का मान अल्प प्राप्त होता है। और इस क्षेत्र में संसूचक कार्य नहीं करते, और इस क्षेत्र में संसूचक कार्य नहीं करते। सेकंड लगाइए आयनन कोश क्षेत्र, आयनाइजेशन चैम्बर रीजन। सेकंड लगाइए
आयनन प्रकोष्ठ क्षेत्र। तो देखो ये वाली जो तीर कमान वाली भाषा है ये मैंने आपको शॉर्ट में लिखाई है और इसी को मैंने थ्योरी में आपके लिखाया है, ठीक है। तो ये भी आपको देखो इस तरीके से याद रखोगे तो भी आपको आराम से याद रख सकते हो, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, सेकंड रीजन की। सेकंड रीजन क्या कहता है उसकी बात करते हैं। सेकंड रीजन ये कहता है यदि मैं इसकी वोल्टेज की बात करूं तो इसका जो वोल्टेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, V लेस देन V2। क्या होना चाहिए, यानी इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि इसका जो वोल्टेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, V है वो V1 से तो ज़्यादा हो, क्या हो, V1 से ज़्यादा हो और V2 से कम हो। क्लियर। तो इस टाइप का जो वोल्टेज होगा वो क्या बताएगा, आपका सेकंड रीजन की बात करेगा। तो इसमें क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो देखो आयनन पोस्ट क्षेत्र, यदि मैं वोल्टेज क्या लेता हूं, जो आरोपित वोल्टा है वो क्या है, V1 से तो ज़्यादा है बट V2 से क्या है, कम है। यानी जब V1 से ज़्यादा है और V2 से कम है, इसका मतलब क्या होगा, जब V1 से इसका वोल्टेज ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें जो आपके उदासीन होने का गुण था, यहाँ पे उदासीन होने का गुण था, तो जब इसका वोल्टेज V1 से ज़्यादा पर जा रहे हैं तो इसका उदासीन होने का गुण यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन होने का जो गुण होता था, उदासीन होने का जो गुण था वो यहाँ पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब जब ये वाला गुण समाप्त हो गया तो आगे क्या होगा, जब आपके ये वाला गुण समाप्त हो गया, यानी जो इस रीजन का गुण था वो यहाँ पे V1 पर आकर समाप्त हो गया, यानी अब वो उदासीन नहीं कर रहा। आपके पास क्या हो रहा है, जब मैंने वोल्टेज को बढ़ाया, पहले के कंपेयर में इसका वोल्टेज बढ़ाया, जब इसका वोल्टेज बढ़ाया तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होंगे और नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होंगे। अब वहाँ पे तो क्या था, ये बहुत ही कम मात्रा में उत्पन्न हो रहे थे, बट यहाँ पे क्या है, अधिक मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अधिक मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अधिक मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैं। जब ये अधिक मात्रा में उत्पन्न होंगे तो आप जानते हो कि ये वाले तो कहाँ जाएंगे, एनोड की ओर, ये तो आपके कहाँ जाएंगे, एनोड की ओर, और ये कहाँ जाएंगे, आपके कैथोड की ओर। ये भी आप जानते हो कि जब ये एनोड की ओर जाएंगे और ये कैथोड की ओर जाएंगे, तो जब ये एनोड की ओर, ये कैथोड की ओर जाएंगे तो इसमें क्या होगी, अपन को क्या मिलेगी, इससे जो प्रवाहित होंगे, यानी ये जब एक दूसरे की ओर गति करेंगे तो आवेश का प्रवाह होगा और आवेश के प्रवाह के कारण हमें क्या मिलेगी, धारा मिलेगी। क्या मिलेगी, धारा मिलेगी। अब धारा मिलेगी, अब ये तो मान लिया कि धारा मिलेगी, अब धारा मिलेगी कैसे उसकी बात करते हैं। धारा मिलने का मीनिंग है कि ये वाला जो रीजन है, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो धारा का मान है वो क्या रहेगा, एक कांस्टेंट की तरह रहेगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे धारा तो मिलेगी, पर कौन सी धारा मिलेगी, संतृप्त धारा मिलेगी। कौन सी धारा मिलेगी, सैचुरेशन करंट मिलेगी। सैचुरेशन करंट का मीनिंग होता है कि आपके पास जो आई का मान है वो कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, कांस्टेंट रह जाता है। यानी इस यहाँ V1 से V2 के लिए देखो ये आई क्या बता रहा है, एक तरह से कांस्टेंट को व्यक्त कर रहा है। V यहाँ भी क्या कर रहा है, कांस्टेंट को व्यक्त कर रहा है। तो ये वाला जो बताएगा वो क्या बताएगा, संतृप्त धारा को बताएगा। तो इस रीजन में क्या होता है आपके पास कि जब वोल्टेज है V1 से ज़्यादा ले लिया, V2 से कम ले लिया, तो इसमें उदासीन होने का गुण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जब उदासीन होने का गुण समाप्त हो गया मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होंगे और वो क्या होंगे, अधिक मात्रा में उत्पन्न होंगे। जब ये अधिक मात्रा में उत्पन्न होंगे तो अपन कह सकते हैं कि ये वाले एनोड की ओर और ये वाले कैथोड की ओर जाएंगे, और जब ये एनोड और कैथोड की ओर गति करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें धारा उत्पन्न होगी और उसी धारा के कारण अपन को क्या मिलेगी, संतृप्त धारा मिलेगी। और इसका उपयोग क्या होता है, डिटेक्टर में किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है किसमें, डिटेक्टर में। तो यहाँ से अपना डिटेक्टर का प्रयोग है वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, इस रीजन से स्टार्ट हो जाता है। तो एक फर्स्ट ही ऐसा रीजन है जिसमें आप डिटेक्टर का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी डिटेक्टर का उपयोग यहाँ पे नहीं ले सकते। यानी डिटेक्टर इसमें क्या करेगा, इस रीजन में वर्क नहीं करेगा। इस रीजन में वर्क नहीं करेगा तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, इसका वर्क सेकेंड रीजन से स्टार्ट होगा। अब मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे समझो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं, एनोड के पास। इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं, एनोड के पास। पॉजिटिव जो पॉजिटिव आवेश है वो किसके पास जा रहे हैं, कैथोड के पास। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे या ये पॉजिटिव चार्ज पहले जाएंगे, बताओ। इसमें देखो जब ये एनोड के पास जा रहा है, ये कैथोड के पास जा रहे हैं, तो आपको ये भी तो ध्यान होना चाहिए कि कौन सा पहले जाएगा और कौन सा बाद में जाएगा, या दोनों एक साथ ही जाएंगे। तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि जब किसी गैस के अंदर की बात करता हूँ, जब मैं किसी गैसीय के अंदर की बात करता हूँ और जब मैं गैस के अंदर की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता होती है वो पॉजिटिव की अपेक्षा क्या होती है, 1000 गुना ज़्यादा होती है। क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता है किसमें, गैस के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता होती है, गतिशीलता जिसे अपन बोलते हैं मोबिलिटी, ये भी आपने पढ़ा हुआ होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में सेकेंड ईयर में। तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता होती है वो 1000 गुना होती है किसके कंपेयर में,
जो पॉजिटिव चार्ज है या धनात्मक आवेश है उसके कंपेयर में। इसलिए क्या होता है कि जो आपके पास जो गैस में ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा और अधिक वेग से कहाँ जाएंगे, सबसे पहले एनोड के पास जाएंगे। किसके कंपेयर में, कैथोड के कंपेयर में। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एनोड के पास पहुंचेंगे, और जैसे ही वो एनोड के पास पहुंचेगा तो वहाँ पे क्या मिलेगा, संग्रहित होकर क्या देगा, अपन को धारा का मान देगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि वहाँ धारा कैसी रहती है, सैचुरेशन रीजन में रहती है। और यदि मैं कह सकता हूँ कि इसका अफवाह वेग भी क्या होगा, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक तेजी से यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो अफवाह वेग भी किसका ज्यादा होगा, इसका या इसका, बताओ। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो भी किसकी ज्यादा होती है, इसकी। तो यहाँ पे एक तो क्या होगा, इसका अफवाह वेग भी ज्यादा होगा, और ये क्या होता है, जो अधिक इसकी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होती है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस रहता है। तो अब ये अपन किस में लिखेंगे, सेकंड रीजन में लिखेंगे। तो ये जो लिखा हुआ इसी को मैं आपको लैंग्वेज में लिखाऊंगा। क्लियर। तो लिखिए, लगाइए सेकंड, आयनन कोश क्षेत्र। इसमें लिखूं, जब आरोपित वोल्टता V का मान, जब आरोपित वोल्टता V का मान V1 से ज़्यादा हो तथा V2 से कम हो, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ वोल्टेज का लेस देन ग्रेटर देन वो लिख लेना। जब आरोपित वोल्टता V का मान V1 से ज़्यादा व V2 से कम हो तो आयनों का पुनः योजन लगभग समाप्त हो जाता है। तो आयनों का पुनः योजन, ब्रैकेट में लिख लेना, उदासीन होने का गुण। आयनों का पुनः योजन लगभग समाप्त हो जाता है तो आयनकारी कण द्वारा उत्पन्न, तो आयनकारी कण द्वारा उत्पन्न, तो आयनकारी कण द्वारा उत्पन्न सभी आयन, तो आयनकारी कण द्वारा उत्पन्न सभी आयन, ब्रैकेट में लिखना इलेक्ट्रॉन व धनायन, आयनकारी कण द्वारा उत्पन्न सभी आयन, इलेक्ट्रॉन व धनायन संगत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, संगत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। और इलेक्ट्रॉन धनायन की तुलना में, और इलेक्ट्रॉन धनायन की तुलना में, इलेक्ट्रॉन धनायन की तुलना में शीघ्रता से एनोड पर पहुंचता है। इलेक्ट्रॉन धनायन की तुलना में शीघ्रता से एनोड पर पहुंचता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गैसों में गतिशीलता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गैसों में गतिशीलता म्यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गैसों में गतिशीलता म्यू धनायनों की तुलना में लगभग 1000 गुना अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन की गैसों में गतिशीलता म्यू धनायनों की तुलना में लगभग 1000 गुना अधिक होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन का अफवाह वेग भी, जिससे इलेक्ट्रॉन का अफवाह वेग भी धनायनों से अधिक होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का अफवाह वेग भी धनायनों से अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन का संग्रहण समय, इलेक्ट्रॉन का संग्रहण समय माइक्रोसेकंड, इलेक्ट्रॉन का संग्रहण होने का समय माइक्रोसेकंड में तथा धनायनों का मिलीसेकंड की कोटि का होता है। इलेक्ट्रॉन का संग्रहण समय माइक्रोसेकंड तथा धनायनों का मिलीसेकंड की कोटि का होता है। जब आयन युग्म इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं, जब आयन युग्म इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं तो धारा स्पंद प्राप्त होती है, तो धारा स्पंद प्राप्त होती है और इस क्षेत्र में धारा संतृप्त हो जाती है, और इस क्षेत्र में धारा संतृप्त हो जाती है।
आयनन कोष्ठ संसूचक इस क्षेत्र में आयनन कोष्ठ संसूचक इस क्षेत्र में कार्य करता है। आयनन कोष्ठ संसूचक इस क्षेत्र में कार्य करता है। लिख दिया, आयनन कोष्ठ संसूचक इस क्षेत्र में कार्य करता है। थर्ड लगाइए आप, आनुपातिक क्षेत्र, प्रोपोर्शनल रीजन। प्रोपोर्शनल रीजन, आनुपातिक क्षेत्र। इसमें क्या होगा उसकी बात करते हैं। देखो अब कौन से रीजन की बात कर रहे हैं अपन, थर्ड रीजन की, प्रोपोर्शनल रीजन की। तो ये वाला आपको क्लियर हो गया, ये यहां से हटा दो। अब ये वाला क्या कहता है, ये कहता है आनुपातिक क्षेत्र, प्रोपोर्शनल रीजन। सबसे पहले इसकी वोल्टेज देखते हैं। इसकी वोल्टेज कितनी होनी चाहिए आपकी, V2 से ज़्यादा होनी चाहिए और V3 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इसकी जो वोल्टेज है वो V2 से ज़्यादा और V3 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब इसमें होगा क्या, जब ये वाली वोल्टेज की होगी आपके पास, तो इसमें बताओ इसमें भी क्या होगा, क्या ये धारा उत्पन्न करेगा। तो आप जानते हो कि इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, जब ये वोल्टेज होगी तो इसके कंपेयर में क्या इसकी धारा ज़्यादा होगी क्या। इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो आवेश उत्पन्न हो रहे थे आयनीकरण के द्वारा, क्या उसकी संख्या इसके कंपेयर में ज़्यादा होगी या नहीं होगी, ये बताओ। बिल्कुल ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि अपन ने क्या किया, वोल्टेज बढ़ाया। वोल्टेज बढ़ाया तो यहाँ पे क्या होगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो अधिक संख्या में उत्पन्न होंगे। क्या होंगे आपके पास, अधिक संख्या में उत्पन्न होंगे। और जब ये अधिक संख्या में उत्पन्न होंगे तो ये जाएगा आपके एनोड की ओर, ये जाएगा आपके कैथोड की ओर। क्या जाएगा, ये एनोड की ओर, ये कैथोड की ओर। और जब अपने पास क्या होंगे, जब आवेश इसके कंपेयर में अधिक संख्या में उत्पन्न होंगे तो ये आयन क्या करते हैं, अंदर एक दूसरे से टक्कर करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे एक ये कंसेप्ट आ रहा है कि जो आयन होते हैं वो एक दूसरे से टक्कर करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे से टक्कर या कॉलिजन करते हैं। क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। तो टक्कर होने के कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जब एनोड की तरफ बढ़ती है तो वहाँ पे एक छोटा सा एवलांस, जिसे बोलते हैं एवलांस रीजन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, एक एवलांस से छोटा सा क्षेत्र बना देते हैं। क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि आपके पास क्या होगा, जब वोल्टेज ये होगा V2 से ज़्यादा और V3 से कम, तो इसके कंपेयर में इसमें क्या होगा, चार्ज अधिक उत्पन्न होंगे। जब चार्ज अधिक उत्पन्न होंगे किसके द्वारा, आयनीकरण के द्वारा, तो ये क्या करेंगे, ये एनोड की ओर, ये कैथोड की ओर जाएंगे। और जब अधिक मात्रा में चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से टक्कर करेंगे। जब एक दूसरे से टक्कर करते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा एवलांस क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, एवलांस क्षेत्र। ये क्षेत्र क्या होता है, ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जम जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जम जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जब अधिक संख्या में कहाँ आएंगे, ये आपका कोई एनोड था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, इस टाइप से क्या आ गया आपके पास, इलेक्ट्रॉन आकर जम जाएंगे। तो ये वाला कुछ ऐसा रीजन कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा आपका, एवलांस रीजन कहलाएगा। तो इसमें भी होता यही है, जो इसका प्रोसेस है वो इसका प्रोसेस है, बट इसमें एक छोटा सा डिफरेंस आता है कि इसमें एक दूसरे से टक्कर करते हैं तो एक एवलांस क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये एवलांस क्षेत्र कहाँ पर उत्पन्न होता है, इस रीजन थर्ड में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसका भी सेम कंसेप्ट है, वो जो अपन ने इसमें लिखा वो का वही कंसेप्ट है, तो अपन लिख सकते हैं। तो अपन इसमें ये देख सकते हैं कि इसमें जो धारा का मान होगा वो क्या होगा, इसके कंपेयर में क्या होगा, इस वाले के कंपेयर में इसका धारा का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इसमें देखो, यदि धारा का मान देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये आरोपित वोल्टता जो V है, ये आरोपित वोल्टता V कहाँ से कहाँ तक चरघातांकी रूप से क्या हो रही है, देखो बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी ये वाला भी बढ़ रहा है और ये वाला भी बढ़ रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि पहले वाले के कंपेयर में ये धारा का मान क्या कर रहा है, चरघातांकी रूप से क्या हो रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है। तो इसके बारे में अपन लिखते हैं, जिसका नाम है आनुपातिक क्षेत्र, प्रोपोर्शनल रीजन। अब इसमें आप देखो, अभी एक प्रोपोर्शनल वाली लाइन और है, वो अभी मैं लिखवाऊंगा। पहले इसके बारे में लिखिए आनुपातिक क्षेत्र में आरोपित वोल्टता V का मान, आरोपित वोल्टता V का मान V2 से ज़्यादा तथा V3 से कम होने पर, आरोपित वोल्टता V का मान V2 से ज़्यादा तथा V3 से कम होने पर गैसों में आयन युग्म की संख्या
गैसों में आयन युग्म की संख्या पहले से अधिक हो जाती है। गैसों में आयन युग्म की संख्या पहले से अधिक हो जाती है। गैसों में आयन युग्म की संख्या पहले से अधिक हो जाती है और आरोपित वोल्टता अधिक होने के कारण प्राथमिक आयनीकरण में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर गैस के अणु से टकराकर नए आयन युग्म उत्पन्न करते हैं। गैस के अणु से टकराकर नए आयन युग्म उत्पन्न करते हैं। इसे द्वितीयक आयनीकरण कहते हैं। और इन आयन युग्मों की आरोपित वोल्टता V के साथ धारा का मान चरघातांकी रूप से बढ़ता है। इसमें प्राथमिक इलेक्ट्रॉन का एक छोटा एवलांस उत्पन्न करता है। फिर एक नई लाइन से लिखना, इलेक्ट्रॉड पर संग्रहित होने वाले आयन युग्म की संख्या प्राथमिक आयनन के समानुपाती होती है। यहाँ पर m एक समानुपाती नियतांक है। यहाँ पर कैपिटल M एक समानुपातिक नियतांक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, जिसका मान निश्चित होता है। इस क्षेत्र को आनुपातिक क्षेत्र कहते हैं। तो देखो इसमें मैंने क्या बताया, ये दो आयन की बात कर रहा है। एक तो इसने बोला है प्राथमिक आयन, एक तो इसने क्या बोला है प्राथमिक आयनन, और एक बोला इसने द्वितीयक आयनन। एक क्या बोला इसने द्वितीयक आयनन। क्लियर? तो यहाँ पे इसने दो आयनन की क्यों बात की है, क्योंकि देखो इसका और इसका प्रोसेस यदि आप देखोगे तो क्या है, दोनों का सेम है। जो प्रोसेस इसमें हो रहा है वही प्रोसेस क्या हो रहा है इसमें हो रहा है, बट इसकी वोल्टेज ज़्यादा है और इसकी वोल्टेज क्या इसके कंपेयर में कम है। तो अपन यहाँ पे दो आयनन की बात करते हैं। तो जो प्राथमिक आयनन है वो तो इसके लिए यूज लिया गया है, क्या है इसके लिए यूज लिया गया है। और जब इसमें ही क्या करते हैं अपन वोल्टेज का मान थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो ये जो द्वितीयक आयन है वो इसके लिए यूज लिया गया है। वो किसके लिए यूज लिया गया है, द्वितीयक आयनन इसके लिए यूज लिया गया है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो आपके पास द्वितीयक आयन में जो आयन युग्म उत्पन्न होने की संख्या है वो समानुपाती किसके होती है, प्राथमिक आयन के। तो जो संख्या हो गई उत्पन्न होने की संख्या है वो मैंने आपको लाइन में लिखा दिया, वो किसके समानुपाती होती है, प्राथमिक आयन के। यदि प्राथमिक आयन के समानुपाती होगी तो ही क्या होगा, द्वितीयक बढ़ेगा। यानी जब द्वितीयक आयनन बढ़ाएंगे तो आप जानते हो जब द्वितीयक आयनन बढ़ रहा है तो प्राथमिक आयनन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे जब इसका समानुपाती हटा के क्या लगाते हैं, मैं एक कांस्टेंट लगाता हूँ m, तो ये m क्या कहलाता है, एक आनुपातिक नियतांक भी कहलाता है। क्या कहलाता है, आनुपातिक नियतांक भी कहलाता है या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी कहलाता है। तो ये आपका क्या हो गया, आनुपातिक क्षेत्र। तो ये जो मैंने लिखाया ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होते हैं, अधिक मात्रा में आवेश उत्पन्न होते हैं, आयन युग्म उत्पन्न होते हैं जब इसमें एक एवलांच से बन जाता है इलेक्ट्रॉन का एनोड की सतह पर। ठीक है, फिर आती है आपके पास, फिर क्या है आपके पास सीमांत अनुपातिक क्षेत्र। ये क्या है आपके पास,
सीमांत अनुपातिक क्षेत्र। अब ये सीमांत अनुपातिक क्षेत्र क्या होता है, ये भी लगभग मिलता जुलता ही है किससे, आनुपातिक क्षेत्र से। कह सकता हूँ कि जो आपका आनुपातिक क्षेत्र है वो ही क्या होगा, सेम एक सीमांत अनुपातिक क्षेत्र को व्यक्त करेगा। तो फिर इसको नाम अलग क्यों दिया, डिफरेंस क्यों नहीं दिया। तो देखो यहाँ पे जब सीमांत अनुपातिक क्षेत्र की बात करते हैं तो मैं बात करता हूँ किसकी, इसका वोल्टेज कितना, V3 से ज़्यादा V और V4 से कम, यही होगा आपके पास। जब इसके वोल्टेज की बात करता हूँ तो सीमांत अनुपातिक क्षेत्र क्या कहता है, V3 से ज़्यादा और V4 से कम। जब ये वाला क्या कहेगा, V3 से ज़्यादा हो और V4 से कम हो, तो इसमें भी सेम जो प्रोसेस इसमें होता है द्वितीय आयनन का वो इसमें भी होगा। बट इसमें क्या होता है, जो आपके ये समानुपाती था वो यहाँ पे समानुपाती नहीं होगा प्राथमिक के, या फिर इसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। केवल इसमें एक लाइन का डिफरेंस है कि इसमें जो प्राथमिक आयनन के समानुपाती नहीं हो सकता, क्योंकि अपन एक तो इसकी बात कर रहे थे, अपन इसके समानुपाती मान रहे थे इसको। अब ये क्या हुआ, इसमें और इसमें क्या हो गया, डिफरेंस ज़्यादा हो गया, बीच में एक और वोल्टेज का डिफरेंस आ गया, तो अपन कह सकते हैं कि वो समानुपाती नहीं होगा। क्लियर। तो अपन लिखिए इसके बारे में, इसमें कोई ज़्यादा समझाने का है नहीं तो आप लिख सकते हो। लिखिए इसमें सीमित आनुपातिक क्षेत्र, इसमें लिखिए सीमित आनुपातिक क्षेत्र जब आरोपित वोल्टता का मान V3 से ज़्यादा और V4 से कम हो, जब आरोपित वोल्टता का मान V3 से ज़्यादा और V4 से कम हो तो धारा स्पंद की ऊंचाई और अधिक बढ़ जाती है। लेकिन यह आनुपातिक क्षेत्र की बातें प्राथमिक आयनकारी कण द्वारा ह्रास ऊर्जा के समानुपाती नहीं होता। वापस बोल रहा हूँ, लेकिन यह आनुपातिक क्षेत्र की बातें प्राथमिक आयनकारी कण द्वारा ऊर्जा ह्रास के समानुपाती नहीं होता, क्योंकि अब धनायन भी पर्याप्त ऊर्जा पाकर कैथोड की ओर गति के समय टक्कर से अधिक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर देता है। और विभिन्न ऊर्जा E1, E2 वाले आयनकारी कणों के लिए ग्राफ V4 पर 1 हो जाते हैं। लिख दिया। तो देखो अब अपन कौन से की बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपके पास 5वां रीजन आता है, जो आपका लास्ट रीजन है वो है गाइकर रीजन। इसका वोल्टेज कितना होगा बताओ, V4 से तो ज़्यादा होगा और V5 से क्या होगा, कम होगा। यही होगा आपके पास, यानी इसका जो आरोपित वोल्टता है वो क्या होगी, V4 से ज़्यादा और V5 से कम। अब यहाँ पे आप क्या देखते हो इस 5वें रीजन में कि जो आपके पास ये दो ग्राफ आ रहे थे E1 और E2, यहाँ तक तो क्या थे, दोनों अलग अलग थे। बट यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, ये दोनों ग्राफ क्या हुआ, एक कॉमन रूप से बन गए। क्या बन गए, एक कॉमन रूप से बन गए। तो मैं यहाँ पे ये लाइन, इसका डिस्कशन क्या निकाल सकता हूँ, जो यहाँ पर प्रोसेस हो रहा था, जो इसमें हो रहा था वो इसमें भी हो रहा था, इसमें कम हो रहा था, इसमें ज़्यादा हो रहा था, इसमें और ज़्यादा हो रहा था। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी वही प्रोसेस
होगा सेम टू सेम जो इन रीजन में हो रहा था, बट यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, यहाँ पे जो आरोपित वोल्टता की निर्भरता है, क्या है, जो आरोपित वोल्टता की निर्भरता है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, आरोपित वोल्टता की निर्भरता क्या हो जाती है, यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके कह सकते हैं कि जो आरोपित वोल्टता की निर्भरता यहाँ पर आकर क्या हो जाती है, देखो समाप्त हो जाती है। जब ये समाप्त हो जाती है तो ये वाला जो रीजन कहलाता है वो क्या कहलाता है, गाइगर रीजन कहलाता है। और इस क्षेत्र में जो डिटेक्टर काम में लिया जाता है वो लिया जाता है जीएम काउंटर या गाइगर मूलर गणित्र, गाइगर मूलर गणित्र। तो इस क्षेत्र में जो भी डिटेक्टर आप काम में लोगे वो कौन सा लोगे, गाइगर मूलर गणित्र, जो आपके आगे आएगा। तो इसमें आपको केवल क्या ध्यान रखना है कि इसकी वोल्टता इतनी बढ़ा देते हैं कि इसकी जो आरोपित वोल्टता की निर्भरता है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी एक बार वोल्टता इतनी बढ़ा दी, फिर वो क्या करेगा, धारा का मान हमेशा अधिक ऊंचाई का देगा। यानी धारा का जो स्पंद मान देगा वो क्या देगा, अधिक ऊंचाई। यानी देखो धारा का मान तो दे रहा है, जब वोल्टता समाप्त हो गई, जो आरोपित वोल्टता थी उसकी निर्भरता भी समाप्त कर दी अपन ने। अब उसको चाहे कितना भी बढ़ा दो, कितना भी कम कर लो, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर, ये वाला आपको ध्यान रखना है। तो लिखिए गाइगर क्षेत्र, इसमें लिखिए आरोपित वोल्टता V3 से ज्यादा, सॉरी V4 से ज्यादा, आरोपित वोल्टता V4 से ज्यादा एवं V5 से कम होने पर, आरोपित वोल्टता V4 से ज़्यादा व V5 से कम होने पर आयनन धारा स्पंद की ऊंचाई बहुत अधिक बढ़ जाती है। आयनन धारा स्पंद की ऊंचाई बहुत अधिक बढ़ जाती है। आयनन धारा स्पंद की ऊंचाई बहुत अधिक बढ़ जाती है कि आरोपित वोल्टता पर निर्भरता समाप्त हो जाती है, कि आरोपित वोल्टता पर निर्भरता समाप्त हो जाती है। कि आरोपित वोल्टता पर निर्भरता समाप्त हो जाती है। इस क्षेत्र को गाइगर क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को गाइगर क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले संसूचक को, और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले संसूचक को गाइगर मूलर गणित्र कहते हैं। और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले संसूचक को गाइगर मूलर गणित्र कहते हैं। गाइगर क्षेत्र के उपरांत, गाइगर क्षेत्र के उपरांत आरोपित वोल्टता V5 से अधिक करने पर, ये नई लाइन से लिखना, गाइगर क्षेत्र के उपरांत आरोपित वोल्टता V का मान V5 से अधिक बढ़ाने पर आयनन कक्ष के संपूर्ण आयतन में, आयनन कक्ष के संपूर्ण आयनन में अविरत विसर्जन शुरू हो जाता है। अविरत विसर्जन शुरू हो जाता है। अविरत विसर्जन शुरू हो जाता है। इस क्षेत्र का उपयोग, इस क्षेत्र का उपयोग कणों के संसूचन में नहीं किया जा सकता। इस क्षेत्र का उपयोग कणों के संसूचन में नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस क्षेत्र में विसर्जन, क्योंकि इस क्षेत्र में विसर्जन आपतित आयनकारी कण पर, क्योंकि इस क्षेत्र में विसर्जन आपतित आयनकारी कण पर निर्भर नहीं करता है। आपतित आयनकारी कण पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अब मैंने इसके बाद की बात की, यानी क्या बात की, जो लास्ट वाला रीजन की बात की है, जो ये वाला है V ग्रेटर देन क्या, V5, क्या है V, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया क्या, सही लिखा है, गलत थोड़ी लिखा है। V1 का मान देखो, V का मान V1 से ज़्यादा हो और V2 से क्या हो, कम हो, सही है, हाँ सही है। यदि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो V का मान है वो क्या होना चाहिए, V5 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, V5 से ज़्यादा होना चाहिए। यानी मैं ये वाले केस लगा रहा हूँ कि जो V5 है वो क्या होना चाहिए, V का मान V5 से ज़्यादा होना चाहिए।
तो इसमें क्या होता है, जब इसमें आरोपित वोल्टता की निर्भरता तो अपनी कहाँ पर समाप्त हो गई, यहीं पर समाप्त हो गई थी। क्या हो गई, यहीं पर समाप्त हो गई थी। आप फिर उसके बाद चाहे आप वोल्टेज को कोई भी बढ़ाओ या घटाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ना। तो जब यहाँ पे भी क्या होता है कि V5 से भी वोल्टेज V का मान ज़्यादा हो जाता है तो वोल्टेज की निर्भरता है वो तो समाप्त हो गई। उसके बाद अपन क्या देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें जो क्या होता है, जो करंट होता है वो अविरत रूप से यानी कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है, उसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं होती। तो उसे अपन ने नाम दिया है अविरत विसर्जन क्षेत्र। जो कंटिन्यू अविरत रूप से कोई जिसकी मात्रा नहीं है वो विसर्जन होता रहता है। जैसे कोई लीकेज नहीं होता कि कोई लीकेज होता रहता है, वैसे इसमें एक करंट है, करंट ये क्या करता है, लीकेज की तरह होता रहता है, इसको कोई रोकने वाला नहीं होता। क्लियर। तो इस टाइप से अपने पास ये जो 5 रीजन थे वो ये थे। और इसी के साथ अपना जो गैस फील्ड डिटेक्टर था वो इस 2 क्लास में पूरा होता है। फर्स्ट क्लास में अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन और उस गैस फील्ड डिटेक्टर के बारे में देखा, और सेकेंड आज इसके जो 5 रीजन थे उसके बारे में देखा। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यही विराम देते हैं। आपका जो गैस फील्ड डिटेक्टर है वो यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद अपन 2-3 डिटेक्टर है उनको अलग अलग पढ़ेंगे एक एक क्लास में लेते हुए। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।